हेलो हेलो डियर स्टूडेंट, आवाज आ रही है सबको? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबको आवाज आ रही है मेरी? एक बार मुझे कंफर्म करो। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, कल भी थोड़ा सा हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम था। 6 बजे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, और अभी भी यहाँ पर कोई थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके वजह से 5 मिनट हमारा जो सेशन है स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो पृथ्वीराज, हेलो कैसे हो बेटा? हाय नीलम, हाय अब्दुल रहमान, हाय नीलेश बेटा। कैसे हो? कैसे हो बेटा? कैसे हो? ठीक है सब। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और यहाँ पर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, देखो अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें हमें लर्न करने की। जगदीश बेटा, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ गया हो, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसके वजह से सारी चीजें हुई होगी। ठीक है, ठीक है, इसके वजह से आई होप, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हुई है। जल्दी से ही सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसके वजह से सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखो एयरटेल का नेटवर्क ही नहीं है, आज तो एयरटेल का नेटवर्क ही नहीं है। आइडिया का चल रहा है, लेकिन इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मेरा नाम तो पता है, ठीक है, सचिन सोलंकी। कल हमने देखा था पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने थोड़ा सा रिवीजन किया था, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में। आज हम जो भी हमारी रिमेनिंग चीजें हैं, हाय नीलेश बेटा, हाउ आर यू? कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया हो, मजे में हो? अभी स्लाइड ले रहा हूं दूसरी, 1 मिनट। यार नेटवर्क बिल्कुल काम नहीं कर रहा है यार, आपको समझ नहीं आ रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे, ठीक है, मेरे पास लगभग कितने 4 सिम है। एक वोडाफोन का है, एक आइडिया का है, एक एयरटेल का, एक जियो का है। एयरटेल की नेटवर्क ही नहीं है, और बाकी के नेटवर्क है तो ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, चलो जो भी है चलाएंगे आज। ठीक है, आपके एग्जाम के बारे में कुछ पता चला क्या? एग्जाम होने वाली है नहीं होने वाली है, पता चला कि नहीं? ठीक है, हाँ बिल्कुल कैंसिल नहीं, कैंसिल हो गई है। कहाँ है वर्षा गायकवाड़ चीनी, तो कहाँ है? मैंने एक देखा था, एक उनका वीडियो देखा है न्यूज पर। उन्होंने कहा है कि एग्जाम यहाँ पर कैंसिल की कर दिए हैं। ठीक है, क्लास 9th और 11th की। ठीक है, एग्जाम आपकी नहीं होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। सिर्फ 10th का और 12th का ही एग्जाम होगा। ठीक है, और अभी भी 10th का और 12th का होगा कि नहीं कह नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो रहा है, थोड़ा सा वो चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हो सकता है नहीं, बिल्कुल हो सकते है ना, किसी के एग्जाम चालू अगर है वो पूरी होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में जो भी। सर हिस्ट्री जियोग्राफी सब्जेक्ट कब पढ़ाना शुरू होगा? मयंक बेटा, यहाँ पर हिस्ट्री वगैरह तो इस साल तो शायद मुझे नहीं लगता होगा, ये अगले साल होगा। ठीक है, इस साल तो देखो आपके एग्जाम भी नहीं है, और यहाँ पर ये सेशन चल रहा है हमारा, यहाँ पर साइंस और मैथ का ही चल रहा है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर, ठीक है, क्लास 10th के लिए और क्लास 9th के लिए मुझे लगता है बाकी सब्जेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, ओके विशाल बेटा, ओम्स लॉ में समझा दूंगा। ठीक है, देखो ओम्स लॉ में समझा दूंगा। सबसे पहले देखो ओम्स लॉ क्या होता है, ये हमें बताता है करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, इन दोनों का हमें रिलेशन बताता है। ठीक है, यानी जितना ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा कह सकते हैं कि करंट
होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट होगा। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में कैसे करना है। ठीक है, बाद में मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आगे वाली चीज में है ये सारी चीजें। सुबह 9th के लेक्चर, कौन से लेक्चर की बात कर रहे हो? ठीक है, 9th के लेक्चर कौन से कोर्स, क्या समर कोर्स के बारे में बात कर रहे हो क्या, समर में? ओके, आप 9th में हो, ठीक है। ठीक है, अब नहीं, अभी तक तो नून एकेडमी ने कोई लॉन्च नहीं किया है। अब ये पता चलेगा जब ये आपकी एग्जाम है कि नहीं, एक बार पता चल जाए। ठीक है, क्लास 10th की एग्जाम होने वाली है कि नहीं होने वाली, एक बार अगर पता चल गया डिटेल में, तो हो सकता है कि नून एकेडमी फिर अपना कोई अलग प्लान बनाए। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं, तब पता चलेगा। ठीक है, और जब भी पता चल जाएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पर ध्यान दो। द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर। क्या होता है, यानी किसी भी कंडक्टर में से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं ना, उसे हम करंट कहते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज क्लास 10 की अगर आप बात कर रहे हो तो देखो, क्लास 10 का अभी जो चल रहा है ना, वो अभी करंट क्लासेस चल रहे हैं। मतलब जो भी अभी बच्चे 10th में है उनके एग्जाम है अभी, ठीक है, उनके लिए क्लासेस चल रहे हैं। लेकिन जो 9th के बच्चे, उनके लिए कोई कोर्स वगैरह यहाँ पर अभी अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। और जैसे ही हो जाएगा मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, जैसे ही हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। नहीं, ये अभी तक इसका डेट वगैरह मुझे पता नहीं चली है प्रांजल। ठीक है, जब वगैरह डेट वगैरह मुझे पता चल जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। हाय आर्यन, हाउ आर यू? चलो अब पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। देखिए, द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर। यानी किसी भी कंडक्टर में से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उसे हम करंट कहते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज है। जब चार्ज फ्लो होगा तभी वहां से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम जो करंट होता है ना, इससे हम कैपिटल आई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और ये इसे क्या कहते हैं, डिफाइन एज द चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन यूनिट टाइम। यानी किसी भी कंडक्टर से यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास हो रहा है, इसे हम कहते हैं करंट। देखो यहाँ पर जो चार्ज होता है उसे हम क्यू से इंडिकेट करते हैं और टाइम को हम टी से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर करंट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं क्यू अपॉन टी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा करंट। ठीक है, तो चलो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम, ठीक है, देखो यहाँ पर हम बात करेंगे आप इस का यूनिट क्या होता है, कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। और यहाँ पर हम बात करेंगे टाइम, टाइम का होता है सेकंड। तो अगर आएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, एम्पियर कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम, एम्पियर कहेंगे। ठीक है, ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। ठीक है, बिल्कुल बाद में एमसीक्यू लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ये चीजें हमें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। पृथ्वीराज, मैं कहां पर रहता हूँ, मैं रहता हूँ बेटा यवतमाल में। ठीक है, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब देखो एम्पियर, देखो क्या होता है, 1 एम्पियर करंट इज सेड टू a flow in a conductor if the 1 coulomb charge flow through every second। यानी एक कुलम चार्ज अगर एक सेकंड में अगर फ्लो हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रिवीजन देख रहे हैं, ठीक है, रिवीजन को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम तो आपकी है ही नहीं। आप सिर्फ, आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपका नॉलेज बढ़ाना है जो कि आपको इन फ्यूचर काम में आ सकता है। ठीक है, इतनी चीजों को आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पर ओम्स लॉ के बारे में। देखो, अभी ओम्स लॉ का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले समझ लो ओम्स लॉ। किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर मुझे ओम्स लॉ समझ में नहीं आया है, तो समझो यहाँ पर क्या होता है ओम्स लॉ बेटा। ठीक है, चार्ज का यूनिट कूलम। ठीक है, अब ओम्स लॉ समझो यहाँ पर, द रिलेशन बिटवीन द करंट flowing through the wire and the potential difference across the end can be obtained from the laws that was given by the German scientist George Simon Ohm। ठीक है, अब देखो
जो जॉर्ज साइमन ओम्स ने जो लॉ दिया था ना, उसके जरिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा आर्यन क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या होता है, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं ना, ठीक है, वैसे क्वेश्चन वहां पर दिए जाते हैं, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन वहां पर ढेर सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं और उनमें से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उनमें से ही क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं, उसे हम क्वेश्चन बैंक कहते हैं। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं और उसी क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इसे हम क्वेश्चन बैंक कहते हैं। देखो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर, हमें ओम्स लॉ क्या बताता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द करंट, यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट होगा, और जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये रिलेशन हमें बताया था ओम से, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर सुनो, उनका स्टेटमेंट क्या है, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन अ कांस्टेंट, फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, उसका टेम्परेचर, ठीक है, उसका स्टेट, ठीक है, ये जो चीजें होती है ना, इसे हम फिजिकल स्टेट कहते हैं, ठीक है। द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। उन्होंने क्या कहा कि जो भी करंट होता है ना, किसी भी कंडक्टर में से जो भी करंट फ्लो होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस को। तो इन्होंने लिख दिया यहाँ पर, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन दे दिया, लेकिन हमें क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को निकाल देना है और वहां पर इक्वल टू का साइन लेना है। तो क्या करना होगा, वहां पर हमें लेंगे कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, तो हमने ले लिया वहां पर कांस्टेंट के ले लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप देखो इस तरह से हम इसे अब लिख सकते हैं, आई इक्वल टू के वी, आई इक्वल टू के वी, इस तरीके से हम उसे लिख सकते हैं, के का मतलब है कांस्टेंट, ठीक है, इतना समझ लो। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, वन अपॉन के होता है इक्वल टू आर होता है, वन अपॉन के क्या होता है, वन अपॉन के का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वन अपॉन के, ठीक है, समझ लो। अभी देखो ये अलग थोड़ी चीज है, इतना ध्यान रखो कि वन अपॉन के का मतलब होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन दैट कंडक्टर। अब देखो हम क्या करेंगे, इस इस के को इधर लेके आएंगे, ठीक है, के जब इधर आएगा तो क्या होगा, इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएगा तो डिनोमीटर में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई इक्वल टू, हाँ बता दूंगा, ठीक है, विशाल बताऊंगा रेजिस्टेंस क्या होता है बताऊंगा, ठीक है, पहले सबसे सुनो। अब देखो आई के इधर आ गया तो के बन जाएगा, चला जाएगा इधर डिवीजन में, मतलब के इक्वल टू ये बन जाएगा हमारा वी, इस तरीके से। तो इसे हम अलग भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू वन अपॉन के इक्वल टू वी, और वन अपॉन के का मतलब होता है आर, तो हम आई इक्वल टू आर इक्वल टू वी इस तरह से लिख सकते हैं। ये बन गया हमारा ओम्स लॉ, देखो क्या बन गया ओम्स लॉ हमारा, आई इक्वल टू आर, आई इंटू आर इक्वल टू वी, ठीक है, ये बन गया आई इक्वल टू, सॉरी आई इंटू आर इक्वल टू वी, ये बन गया, और इसे हम वी इक्वल टू आई इंटू आर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये बन गया हमारा ओम्स लॉ। अब किसी ने पूछा कि सर रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टीज होती है किसी, ठीक है, प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या करती है, करंट को अपोज करती है, करंट को अपोज करती है, ठीक है, करंट को क्या करती है, थोड़ा सा वहां पर ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब समझ लो रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओम्स लॉ फिर से समझाओ, ओम्स लॉ फिर से समझाओ क्या, ओके ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, ओम्स लॉ में हमें क्या बताया गया है, देखो स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है, द करंट फ्लोइंग, ठीक है, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी करंट फ्लो है ना, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी, ऐसा लिखेंगे ना, तो हमने लिख लिया। तो अब हमें क्या करना है, ये जो कांस्टेंट है ना, सॉरी ये हमारा जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसे हमें निकाल देना है, ऐसा कभी हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या लेंगे, तो के लेंगे, चलो कांस्टेंट के लेंगे, तो आई, ठीक है, आई लेंगे इक्वल टू के इंटू वी, इस तरीके से लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखो ये बन गया हमारे, के का मतलब है कांस्टेंट, कांस्टेंट ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, हमें एक चीज पता है, ठीक है, अब इसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, सुनो अभी,
हमें एक चीज पता है कि 1/k इक्वल टू होता है आर, 1/k इक्वल टू होता है आर, और के का मतलब क्या है, कांस्टेंट। जब ठीक है 1/k का मतलब होता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो इस के को अब इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, आई इंटू 1/k इक्वल टू वी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर आप आर पुट कर सकते हो, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा आई इंटू आर इक्वल टू वी। तो ये बन गया हमारा ओम्स लॉ। यही है हमारा ओम्स लॉ। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हाँ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द के, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। ठीक है सारी चीजें बताऊंगा, सबसे पहले रजिस्टेंस समझो, उसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। के क्या है, के कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, कांस्टेंट क्या मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अलग से सोचने की जरूरत होती है, ठीक है। अब मान लीजिए, एक एक मिनट, मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। सिंबल इस तरीके से होता है, ऐसा सिंबल होता है, ठीक है, ऐसा सिंबल होता है ओम्स का, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, दो चीजों का मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, देखो 5, ठीक है, मान लीजिए 5 डायरेक्टली इक्वल टू द 10, ठीक है। तो इसका मतलब हमें अगर यहाँ पर कांस्टेंट लेना है तो क्या लेंगे, 10 कब आएगा, 10 कब आएगा, जब मैं यहाँ पर 2 लूंगा, 5 इंटू टू इक्वल टू 10 करूंगा, तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, कांस्टेंट 2 लिया। तो ये क्या होता है, सारे कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये तो अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है, कि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा कि बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो इसके जरिए, ठीक है, सबसे पहले हमें उसका क्या कहते हैं, उसका करंट, उसके बाद करंट को हमें मेजर करना पड़ेगा कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस इतना दिया था, अभी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड पर कितना है ये, उसके बाद हमने करंट कितना है दोनों एंड पर, ये सारी चीजें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये अभी सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगी, ठीक है। हाँ कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन किसी ने अगर लॉ दिया है तो उस लॉ को हम चेंज भी नहीं कर सकते ना, ठीक है। हम कांस्टेंट तो कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए आपने कोई अगर फार्मूला अगर डिस्कवर किया तो आपके दिल से आप कांस्टेंट ले सकते हो वहां पर, ठीक है। लेकिन ओम्स लॉ ने हमें एक फार्मूला दिया है, तो उन्होंने वहां पर के लिया है, तो हमें भी वहां पर के ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हम उनके फार्मूले के आधार पर चल रहे हैं ना। हमने थोड़ा डिस्कवर किया है, अगर हम वहां पर अगर कोई दूसरी चीज लेंगे तो क्या होगा, जो समझने वाला होगा उसे वो चीज समझ में नहीं आएगी ना, ठीक है, उसको चीज समझ में आएगी क्या, नहीं आएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस नहीं, वो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी होती है रिलेटेड टू द लेंथ एंड एरिया, वो मैं बाद में बताऊंगा, वो बाद में यहाँ पर चीज है, ठीक है। इतनी चीज आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी होगी। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। चलो यहाँ पर अभी देखो, इसका यूनिट दिया हुआ है हमें, एक ओम्स क्या होता है, ठीक है। ये तो बाद में आपको समझेगा, लेकिन उससे पहले एक चीज को समझो अभी, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले सुनो अभी। If the 1 ampere current flow through a conductor when a 1 volt potential difference is applied between its end, then the resistance of the conductor is 1 ohm. देखो अभी यहाँ पर क्या कहा है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो क्या करे, करंट को अपोज करे, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो क्या करे, उसको अपोज करे, ठीक है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस व्हिच अपोज द करंट, करंट को क्या करती है, अपोज करती है, ठीक है, ऐसा समझो। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब हम 1 एम्पियर 1 ओम का रेजिस्टेंस किसे कहेंगे, 1 ओम, ठीक है। प्रथमेश क्या लिख रहे हो बेटा, ये एड थाड़ा, ठीक है, प्रथमेश क्या लिख रहे हो बेटा। हाँ देखो, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, हाँ अडथळा, ओके ओके, हा तेच तर म्हणलं यार, मराठीमध्ये मला ते, हा बरोबर बरोबर आहे, ठीक आहे, तेच ते मला वाचता येत नव्हतं बरोबर, ते म्हणजे इंग्रजीमध्ये लिहिले ना, आणि ते होत होतं कन्फ्युज थोडस।
ठीक है, एक मिनट। हाँ, एक मैसेज आए हैं, तो मैसेज को एक बार पढ़ लूं मैं। हाँ ठीक है, चलो देखो, अभी हम बात करें कि 1 एम्पियर करंट अगर किसी कंडक्टर में से अगर फ्लो हो रहा है, ठीक है, 1 एम्पियर, ठीक है, then the one potential difference is applied the between the two end। ठीक है, मान लीजिए कंडक्टर है, इस कंडक्टर में देखो एक पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाइड किया है, वो है 1 वोल्ट, और इनमें से जो भी करंट फ्लो हो रहा है ना, ठीक है, इसमें से जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो है 1 एम्पियर। जब वन क्या करेंगे, देखो जब हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे, तब वहां पर जो भी करंट होगा, करंट कितना होगा, 1 एम्पियर होगा, और तब जो भी करंट होगा उसे हम कहेंगे वहां पर 1 ओहम, वहां पर क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, जब ऐसी चीजें वहां पर हमें मिलेगी, मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया और करंट कितना है, 1 एम्पियर, तब हम उसे कहेंगे कि वहां पर क्या है, 1 ओहम रेजिस्टेंस है। ठीक है, ऐसी चीजों को आपको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड दे रहा हूं अभी। देखो, अब हम किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं ना, कंडक्टर में क्या होते हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी भी कंडक्टर में क्या होते हैं, ढेर सारे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और वो कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन में होते हैं, हमेशा वो इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, जब हम उस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो सारे इलेक्ट्रॉन है ना, स्टार्ट टू मूविंग इन अ वन डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगी ना, ये क्या करेंगे, लोअर पोटेंशियल की तरफ से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगी। ठीक है, यानी किसी एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने वाले। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो वहां पर क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट होगा, यानी वहां पर करंट प्रोड्यूस होगा और वो फ्लो करने लगेगा। ठीक है, अब क्या होता है, जब देखो, जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से तीसरे एटम, इस तरह से फ्लो करते हैं ना, तब क्या होता है, वो एक दूसरे से स्ट्राइक होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्राइक होते हैं, एक दूसरे से वो लग जाते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से वहां पर क्या होता है, उन कोलिजन की वजह से, कोलिजन होता है ना उनका, स्ट्राइक होने की वजह से, तो इसके वजह से क्या होता है, वहां पर थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। ठीक है, मान लीजिए आपको, मैंने कहा कि आपको एक ढेर भीड़ है, और भीड़ में से मैंने कहा कि आपको दौड़ना होगा, क्या आप भीड़ में से दौड़ पाओगे क्या, नहीं दौड़ पाएंगे, क्योंकि क्या होगा, आप पर जब दौड़ोगे तो क्या होगे, आप किसी से टकराओगे, टकराओगे ना, जब आप दौड़ोगे तो क्या होगा, आप किसी से टकराओगे, और टकराने की वजह से जो भी आपका स्पीड होगा वो कम होगा, कम होगा ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमको ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो वहां पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो स्ट्राइक होते हैं, और स्ट्राइक होने की वजह से वहां पर उनका जो भी स्पीड होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, यानी उस करंट को, यानी इलेक्ट्रॉन का अगर स्पीड कम हो गया तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर मूव नहीं करेंगे तो वहां पर करंट भी क्या करेगा, प्रोड्यूस नहीं होगा ना, तो वहां पर क्या करेगा, उसकी वजह से थोड़ा सा करंट को भी इफेक्ट हो सकता है। तो इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इसी को क्या कहते हैं हम, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। किसी ने पूछा कि सर, हमने कहा था कि अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो, ठीक है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 ओम कहेंगे, किसी ने पूछा सर 2 हो गया तो, 2 हो गया तो क्या होगा, 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो 2 एम्पियर क्या होगा, क्या होगा, तो यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2 ओम, ये से। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ठीक है, अगर वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस भी थोड़ा सा वहां पर बढ़ेगा ना, वैल्यू बढ़ेगी तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ये चीजें हमेशा ही अलग अलग होती है। ठीक है, इतना समझ लो। आवाज आ रही है सबको, यहाँ पर नेटवर्क अभी चला गया था, आवाज आ रही है सबको, आ रही है ना, ओके। चलो आप देखो, रेजिस्टिविटी क्या होती है, देखो रेजिस्टेंस से अलग चीज है। ठीक है, रेजिस्टेंस से अलग चीज है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है, करंट को अपोज करता है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं उस मटेरियल की, वहां की इलेक्ट्रॉन की। लेकिन रेजिस्टिविटी ये रिलेटेड होती है मटेरियल से, जो रेजिस्टिविटी होती है ना, ये रिलेटेड होती है एरिया, लेंथ, ठीक है, उसे फिजिकल कंडीशन से रिलेटेड होती है। ठीक है, बिल्कुल आप समझो,
एट द गिवन टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर कैसा होना चाहिए वहां पर, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। हाँ बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, सुनो तो सही, तुम सुनते भी नहीं हो, ठीक है। सबसे पहले सुनो, तो मैंने एक्सप्लेन भी करना नहीं शुरू कर दिया है, ठीक है। सुनो अभी, रजिस्टिविटी रिलेटेड होती है फिजिकल प्रॉपर्टी से, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, उसकी लेंथ, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्सेट्रा, ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक हो। एट द गिवन टेम्परेचर मतलब वहां पर क्या है, टेम्परेचर हमें स्पेसिफाई करना होगा। हर टेम्परेचर पर, अलग अलग टेम्परेचर पर जो रजिस्टिविटी होती है ना, वो अलग अलग होती है, समझो, ठीक है। रजिस्टिविटी अलग अलग होती है, अलग अलग टेम्परेचर पर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर क्या करना होगा, कांस्टेंट करना होगा सबसे पहले। The resistance R of the conductor is depend on the length and the area of the cross section and the material is made of। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो भी रेजिस्टेंस होता है ना, किसी भी मटेरियल में जो भी रेजिस्टेंस होता है ना, ये डिपेंड होता है लेंथ पर, ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया पर। यानी जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। अगर हमने लेंथ को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर हमने लेंथ को भी बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। मतलब एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस कम होगा अगर एरिया बढ़ गया तो इसे हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसे हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, आर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो, बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा, सुनो अभी, ठीक है। तो इसे हम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यल अपॉन ए इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर हम ये साइन नहीं रख सकते, अब यहाँ पर लेंगे हम कांस्टेंट, तो आर इक्वल टू रो इक्वल टू यल अपॉन ए, इस तरीके से ये बन जाएगा हमारा एक रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टेंस। इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, वायर का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया की, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब किसी ने पूछा था कि इसका एक एग्जांपल देखो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, अगर हम जितना दूर वायर लेंगे ना उतना ही उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। जितना दूर हम वायर लेंगे ना, जितनी लंबाई उसकी बढ़ाएंगे ना, उतना ही उसमें से जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी होगी ना वो कम होगी। मान लीजिए हमने क्या लिया, 5 मीटर वायर ले लिया, मान फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर, हमने यहाँ पर मान लीजिए हमने 0.32 एम्पियर हमने यहाँ पर करंट दे दिया। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हमने चेक किया करंट कितना है, तो यहाँ पर हमें मिला सिर्फ 0.30 एम्पियर करंट मिला। तो मतलब क्या है, 0.02 एम्पियर करंट यहाँ पर लॉस हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उतना रेजिस्टेंस था, ठीक है। अगर हमने इसकी लेंथ को और बढ़ा दिया, मान लीजिए मैंने 50 मीटर कर लिया, तो क्या होगा, अब इसका रेजिस्टेंस और बढ़ेगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, और बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखो, मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पर 1 एम्पियर ले लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें 0.72 0.80 इस तरीके से हम वहां पर करंट मिलेगा। यानी वहां पर क्या हो रहा है, अगर लेंथ बढ़ गई तो वहां पर क्या हो रहा है, हमारा जो भी रेजिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अगर, बिल्कुल, अगर हमने एरिया को, क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हमने बढ़ा दिया तो जो भी रेजिस्टेंस होगा ना वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ऐसी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में देनी है। तो हमने क्या किया, रो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक कांस्टेंट ले लिया, आर इज प्रोपोर्शनल टू द यल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यल, ठीक है, क्योंकि लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एरिया को क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, तो वो होता है ओहम मीटर, ठीक है, वो क्या होता है, ओहम मीटर इसका यूनिट होता है, क्या होता है, ओहम मीटर इसका यूनिट होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल एंड डिफरेंट मटेरियल हैव अ डिफरेंट रेजिस्टिविटी। मैंने पहले आपको कहा था कि अलग अलग मटेरियल को क्या है, अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है, और अलग अलग टेम्परेचर पर भी ये हाँ, रेजिस्टिविटी क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, अलग अलग टेम्परेचर पर चेंज होती है, मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती है, ठीक है। इतनी चीजें आप यहाँ पर आपको ध्यान में देनी है। नाइक्रोम, नाइक्रोम क्या है, एक हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है। उसके जरिए क्या करते हैं, उसमें उसमें होता है रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, और जब हम उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, एकदम हॉट बन जाता है, ठीक है, गर्म बन जाता है, वो हमें बिल्कुल हीट दे देता है।
चलो, जब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रो एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट ले लिया हमने। हम कांस्टेंट देखो, जहां पर भी हम क्या करते हैं, मान लीजिए जहां पर भी हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसी चीजें आती है ना, तो वहां पर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वहां पर ले लिया रो। ठीक है, ओम मीटर वैसा नहीं है, ओम मीटर वैसा नहीं है। ठीक है, देखो अपने आपको एक मिनट समझा समझा देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, हाँ थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है बेटा, थोड़ा सा। देखो यहाँ पर, सुनो अभी यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने मीटर ले लिया। देखो असल में अगर हम बात करेंगे लेंथ और एरिया की, तो यहाँ पर क्या होता है, लेंथ होता है मीटर में होती है ना, लेंथ मीटर में होती है, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर मीटर मीटर कट जाएगा, हमारे पास बचेगा मीटर। तो इस तरीके से यूनिट बना है। ठीक है, इस तरीके से यूनिट बना है। हाँ डेंसिटी को भी करते हैं ना। ठीक है, ये अलग अलग होता है। ठीक है, ये हम मानते हैं सिर्फ। ठीक है, बिल्कुल डेंसिटी के लिए भी हम यूज करते हैं। ओहम क्यों है, मतलब ओम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है ना, हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, ओम ले लिया। रेजिस्टेंस है ना, तो हमें समझ में आना चाहिए ना कि कितना रेजिस्टेंस हो रहा है। देखो उसका मीनिंग प्रोनाउंसिएशन सेम है। ठीक है, लेकिन वहां पर उसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, उसमें वो वैल्यू चेंज होगी, इसमें वैल्यू चेंज होगी। जब हम डेंसिटी की बात करते हैं ना, तो वो अलग है और यहाँ पर अलग है। ठीक है, हमने पहले ही कहा था कि आप कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये हम डिसाइड नहीं करेंगे क्या लेना है। ठीक है, अगर आपने फार्मूला अगर डिस्कवर किया हो तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं एज अ कांस्टेंट। लेकिन उन्होंने किया है, ओम्स ने, उनके दिल पर है कि वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, 1 एम्पियर हमने पहले कहा था ना, 1 एम्पियर। ठीक है, 1 कूलम, 1 कूलम 1 सेकंड, यानी 1 कूलम अगर चार्ज अगर 1 सेकंड में अगर फ्लो होता है, तो उसे हम 1 एम्पियर कहेंगे। ठीक है, अब सुनो, बिल्कुल प्रथमेश बिल्कुल सही है। देखो अभी इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में सुनो अभी। ठीक है, अ कंटिन्यूअस पैथ, a continuous path of an electric current through the conducting wire is connected to the ends of the cell and other resistance is called the electric circuit. अब इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस होता है, अदर कंपोनेंट्स होते हैं, वोल्ट मीटर होता है, एमीटर होता है, ये सारी चीजें होती है, और एक क्लोज पैथ होता है। अगर क्लोज पैथ से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। हमने इलेक्ट्रिक सर्किट की पहले भी डेफिनेशन देखी हुई है। ठीक है, ओके ठीक है, चलो यहाँ पर देखो। ठीक है, किसी भी सर्किट से, किसी भी कनेक्शन से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहेंगे। हाँ एमसीक्यू भी है, एमसीक्यू भी है, लेकिन बाद में लेंगे। ठीक है, एमसीक्यू है, सुदर्शन, खुशी, जयेश। देखो अभी कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिन सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है, इसी को हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। देखो यहाँ पर अभी डेफिनेशन क्या है, दो सब्सटेंसेस विच हैव अ वेरी लो रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड द कंडक्टर्स। करंट कैन फ्लो इजीली थ्रू सच अ मटेरियल, यानी जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, जिसका भी रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो सकती है, तो हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो इंसुलेटर क्या होता है, दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस, ऐसे सब्सटेंस उनके पास एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था, रेजिस्टेंस का मतलब क्या बताया था मैंने, ओके बता दो। रेजिस्टेंस का मतलब मैंने क्या बताया था, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच अपोज द करंट। ये क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी है, वो क्या करती है, करंट को अपोज करती है। पता है ना, करंट को अपोज करती है।
तो अगर रेजिस्टेंस ही कम होगा तो करंट अपोज होगा क्या? करंट अपोज होगा क्या? रेजिस्टेंस ही कम होगा तो करंट अपोज होगा क्या? नहीं होगा। तो उसे हम कंडक्टर कहेंगे, यानी उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो करेगी ना, क्योंकि अपोज ही नहीं होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर सकती है, और इलेक्ट्रिसिटी अगर इजीली फ्लो कर सकती है तो इसे हम कहेंगे कंडक्टर। ठीक है, समझ में आ गए? तो यहाँ पर देखो क्या गया, हैव अ एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस जिगजैग नहीं होता है, वो सिंबल है उसका दिखाने का, सिंबल होता है, उसे दिखाने के लिए सिंबल होता है। ठीक है, सिंबल होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस ये जिगजैग नहीं होता है, ये सिंबल है उसका दिखाने का। देखो मान लीजिए मैंने आपको कहा कि इस तरीके से रोड में गड्ढे है, और आपको कहा कि आप दौड़ो। ठीक है, आप क्या करो, इस रोड से दौड़ो, तो आप दौड़ पाओगे क्या? आप दौड़ पाओगे? आपका स्पीड कम होगा कि नहीं होगा? आपका स्पीड कम होगा कि नहीं होगा? हाँ, स्पीड कम होगा। तो वही है ना, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस को यहाँ पर रेजिस्टेंस है, हमें करंट को इस तरह से हमने भेज दिया, तो करंट क्या होगा, अपोज होगा ना, करंट क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा ना। तो इसके वजह से हमने ऐसा सिंबल वहां पर यूज किया है। ठीक है, जिगजैग लाइन वाला। स्ट्रेट लाइन में वो कंडक्टर होता है, स्ट्रेट लाइन में कंडक्टर होता है, तो स्ट्रेट लाइन होती है ना, उससे हम कंडक्टर को दिखाते हैं। ठीक है, देखो अब इंसुलेटर क्या होता है, दो सब्सटेंसेस विच हैव एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस, ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है, उनमें क्या होता है, हाईली क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अगर रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही वहां पर क्या होगा, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, करंट वहां पर फ्लो नहीं कर पाएगा। यानी इसी को हम कहेंगे इंसुलेटर, इसी को क्या कहेंगे हम, इंसुलेटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, प्लास्टिक, वुड, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, इंसुलेटर है। अब प्रांजल बेटा देखो, अगर एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस होगा, तो मान लीजिए मैंने ये रोड बना है, एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस मतलब इतने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए मैंने ऐसे, और मैंने कहा आप दौड़ो, दौड़ पाओगी क्या? नहीं दौड़ पाओगे, मतलब क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इससे करंट फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसी चीज को हम कहते हैं इंसुलेटर, ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल, इसका फंडा ही अलग है। ठीक है, इसका फंडा ही थोड़ा सा अलग है। कैसे, सुनो, अभी कंडक्टर क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टर यानी देखो आयन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, इनके एटम के अगर आप आउटर मोस्ट सेल देखोगे ना, आउटर मोस्ट सेल देखोगे ना, तो यहाँ पर क्या होता है, एक, दो, तीन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में अगर क्या है, एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ऐसे को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं कंडक्टर, मेटल कहते हैं, मेटल कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए 5, 6, 7 अगर और 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में किसी भी एलिमेंट के, तो ऐसे को हम कहते हैं नॉन मेटल। क्या कहते हैं, नॉन मेटल। इस क्या कहते हैं हम, मेटालॉइड कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, आवाज आ रही है सबको, आवाज आ रही है सबको? हाँ, मेटोलाइट क्या होता है, मेटोलाइट क्या होता है, मेटोलाइट का देखो आपको पता है, एक होता है मेटल, पता है ना, ठीक है, एक होता है मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल। ठीक है, अब मान लीजिए मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो भी एलिमेंट, ओके देखो, ठीक है, ठीक है, अब देखो मेटल होते हैं और दूसरे होते हैं नॉन मेटल। ठीक है, अभी देखो मेटल की प्रॉपर्टीज अलग होती है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज अलग होती है। ठीक है, अब जो बीच में होते हैं ना, वो होते हैं मेटोलॉइड, वो क्या होते हैं, मेटोलॉइड। इनमें क्या होती है, मेटल की भी प्रॉपर्टीज होती है कुछ, और कुछ नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज होती है। ये क्या करते हैं,
दोनों के भी प्रॉपर्टीज अपने पास रखते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं मेटालॉइड्स। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? मेटालॉइड्स कहते हैं। ठीक है, जब आप क्लास 10 में जाओगे ना, जब आप, ठीक है, हाँ सिलिकॉन, ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन, ठीक है, आप क्लास 10 में जाओगे ना तो सारी चीज आपको पता चल जाएगी। दूसरा ही लेसन है पीरियोडिक टेबल का, उसमें आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, वहां पर डिटेल में आपको दिया हुआ है कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। ठीक है, डिटेल में वहां पर आपसे वहां पर बताया गया है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स एंड इफेक्टिव रजिस्टर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करना है हमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा शॉर्टकट में बताऊंगा। ठीक है, हाँ चलो, कौन सा प्राचीन, ये वाला सिस्टम का रेजिस्टेंस का क्या, ये वाला, अबे ध्यान दो इधर। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिस्टम तो आपको पता है। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिक अरेंजमेंट करते हैं ना तो उसे हम सिस्टम कहते हैं। तो रजिस्टर क्या होता है? जो रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? एक प्रॉपर्टीज होती है किसी भी मेटल की। ठीक है, किसी भी नॉन मेटल की, कैसे किसी भी सब्सटेंस की, वो क्या करती है? करंट को अपोज करती है। पता है आपको? अगर ऐसे रेजिस्टेंस को अगर हमें क्रिएट करना है तो वहां पर क्या लगाने होंगे हमें? रजिस्टर लगाने होंगे। रजिस्टर होते हैं छोटे छोटे, ये क्या करता है? ठीक है, ये क्या करता है? करंट को या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर सकता है, या फिर उसे बढ़ा भी सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसकी अरेंजमेंट कैसी है। ठीक है, इसके अरेंजमेंट पर ये सारी चीजें वहां पर डिपेंड होती है। तो चलो यहाँ पर देख सकते हैं हमने किस तरह से अरेंजमेंट किए। देखो सबसे पहले एक अरेंजमेंट है वो है सीरीज। सीरीज का मतलब आपको पता है। ठीक है, एक का एंड होता है, दूसरे का क्या होता है? इनिशियल। ठीक है, एंड इनिशियल, एंड इनिशियल, इस तरीके से हम क्या करते हैं? एक दूसरे को लाइन में जोड़ते जाते हैं। ठीक है, ऐसी चीज को हम कहते हैं सीरीज। ऐसी चीज को क्या कहते हैं? हम सीरीज कहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने तीन, वहां पर क्या करते हैं? तीन रजिस्टर को सीरीज में जोड़ दिया है। देखो R1, R2 और R3। ठीक है, जोड़ दिया है ना यहाँ पर हमने तीनों को एक ही लाइन में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जब हम रजिस्टर को एक ही लाइन में जोड़ते हैं, मतलब सीरीज में जोड़ते हैं, तो क्या होता है? इसका देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इसका करंट तो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, करंट क्या रहता है हमेशा? जब हम रजिस्टर को सीरीज में जोड़ते हैं ना, तो जो करंट होता है ना, ये कांस्टेंट रहता है। करंट कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, करंट चेंज नहीं होगा। यहाँ पर मेजर करो उतना ही रहेगा, यहाँ पर मेजर करो उतना ही रहेगा, यहाँ पर मेजर करो करंट उतना ही रहेगा। करंट चेंज नहीं होगा। जब भी हम रजिस्टर को सीरीज में जो ऐड करेंगे तो वहां पर करंट कैसा रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन लेकिन यहाँ पर जो भी वोल्टेज होगा, वोल्टेज क्या होगा यहाँ पर? वोल्टेज यहाँ पर चेंज होगा। वोल्टेज क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, देखो किस तरह से चेंज होगा। अब देखो मान लीजिए इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए करंट अगर इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो मैंने, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें ना। ठीक है, ठीक है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं ना, तो अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने यहाँ पर मेजर किया, ठीक है, अक्रॉस द R1, तो यहाँ पर मान लीजिए देखिए हमने जो भी पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, मान लीजिए हमने 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया था इस सर्किट को। तो हम क्या करेंगे? एक एक रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। तो इसका आएगा, हो सकता है कि इसका 5 आए, हो सकता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस 5 आए, हो सकता है इसका 10 आए। यानी ये डिपेंड करता है कि इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है। ठीक है, इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड करेगा कि वहां पर क्या होगा, कि कितना वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वो क्या होगा? जो भी हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, वो स्प्लिट होगा। वो अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेपरेट होगा, अलग अलग होगा, यानी इसका कुछ अलग होगा, इसका कुछ अलग हुआ, इसका कुछ अलग हुआ। तो इसका मतलब क्या है? जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो क्या होगा? स्प्लिट होगा और कम होगा। ठीक है, करंट तो कांस्टेंट है, लेकिन जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये क्या हो गया? यहाँ पर स्प्लिट हो गया। क्या हो गया? स्प्लिट हो गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, यानी एक गया, मान लीजिए कुछ हिस्सा R1 के पास है, कुछ R2 के पास है, कुछ R3 के पास है। ठीक है, इतना आपको इसमें समझना है। ठीक है, तो बस इतनी चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस की, देखो
यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अगर हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना होगा, मतलब अगर हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना है सर्किट में, ठीक है, अगर हमें सर्किट में अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है, ठीक है, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है, इसका है 2 ओम, ठीक है, इसका है 3 ओम, ऐसा अलग अलग रेजिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है, कल समझाऊंगा, ठीक है, कि हर एक देखो हर एक रेजिस्टेंस है ना, उसकी वैल्यू अलग है ना, 2 ओम है, दूसरी की 2 है, एक की 3 है, मानो, ठीक है, कंसिडर करो। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इस सर्किट का अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ढेर सारे रेजिस्टेंस वहां पर मैं ऐड कर दूंगा, तो क्या होगा, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होगा, देखो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R6 प्लस RN, यानी जितने ज्यादा हम क्या करेंगे, रजिस्टर को हम ऐड करेंगे ना सीरीज में, उतना उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, उतना उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर हमारे पास तीन ही रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो कितना है, 2 + 2 + 3, इसका मतलब 7 ओम, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, ऐड हो गया, ऐड हो गया ना इसका। तो यहाँ पर क्या करें, देखो अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, जब भी हम रजिस्टर को सीरीज में ऐड करते हैं तो करंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, ये स्प्लिट होता है अक्रॉस द रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस चेंज होता है, स्प्लिट होता है, और जो भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है ना, ये क्या होता है, ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रजिस्टर, यानी जो भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है ना, ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के ज्यादा होता है, ठीक है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, देखो मेरे पास 10 रुपए थे, मेरे पास कितने रुपए थे, 10 रुपए थे, और मेरे पास 3 बच्चे आ गए, ये 3 बच्चे आ गए मेरे पास, ठीक है, तो मैंने इसे 3 रुपए दे दिए, इसे 3 रुपए दे दिए, और इसे 4 रुपए दे दिए, मतलब स्पीड हो गया ना, डिवाइड किया ना मैंने, यानी इस तरीके से मेरे पास 10 रुपए थे तो मैंने अलग अलग को 3 3 रुपए, किसी को 4 4 रुपए दे दिए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है, ऐसा समझ लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट। हाँ अभी इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, ठीक है, इसके बाद एमसीक्यू लेंगे, ठीक है, इसके बाद एमसीक्यू लेंगे बेटा, डोंट वरी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है, जो भी रजिस्टर है ना, इसे हमने पैरेलल में अरेंज किया है, यानी एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल है। अब इसका बेनिफिट देखो, सबसे पहले क्या है, यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, उसके देखो यहाँ पर चीजों को समझो, अभी यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, ठीक है, जो करंट होता है ना, करंट कह सकते हैं, करंट यहाँ पर स्प्लिट होगा, करंट स्प्लिट होगा, यानी यहाँ पर करंट अलग होगा, यहाँ पर करंट अलग होगा, यहाँ पर करंट अलग होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर अगर 10 एम्पियर करंट दे दिया तो यहाँ पर 3 एम्पियर होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 हो गया, ये डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पर कितना करंट होने वाला है, तो इस तरीके से वहां पर डिपेंड करेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल के बारे में, यानी यहाँ पर क्या होगा रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या होगा, नहीं जो घर में होता है ना वो पैरेलल होती है, जो घर में होता है ना वो पैरेलल होती है, ठीक है, पैरेलल होती है, क्योंकि देखो अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा ना, हम सीरीज में जोड़ेंगे तो, सीरीज में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना, तो क्या होगा, हमारे इक्विपमेंट नहीं चलेंगे, चलेगा क्या, नहीं चलेंगे ना। तो घर में होते हैं ना वो पैरेलल में हम जोड़ते हैं, ठीक है, पैरेलल में हम जोड़ते हैं, हमेशा याद रखो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, जो वोल्टेज है ना वो कांस्टेंट है, करंट है ना यहाँ पर स्प्लिट हो गया, और जो भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ना ये क्या है, ये है लेस देन द इंडिविजुअल रजिस्टर, यानी यहाँ पर जो भी वैल्यू है इसके कम है, यानी यहाँ पर क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल रजिस्टर है ना, इसकी जो भी वैल्यू है ना उससे भी कम, यानी इसमें क्या करते हैं हम, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस को अगर डिक्रीज करना हो हमें, ठीक है, रेजिस्टेंस को अगर डिक्रीज करना हो, कम करना हो, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, पैरेलल रजिस्टर का यूज करते हैं। क्लियर है सबको? इन शॉर्ट में मैंने सारी चीजें आपको बताइए, ठीक है, ठीक है, चलो एमसीक्यू लेना है, एमसीक्यू लेना है क्या, ठीक है, चलो एमसीक्यू ले लो अभी।
बहुत बढ़िया, 100% बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है। दो सब्सटेंसेस विच हैव एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस सच अ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड इंसुलेटर। इसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। बहुत बढ़िया, देखो बहुत बढ़िया। दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट दे रहा हूं। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद हम यहाँ पर रुकेंगे। 1 एम्पियर इज इक्वल टू द 1 कूलम पर 1 सेकंड। ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। चलो दोस्तों, ये था आज का हमारा सेशन, ये हो चुका है पूरा। तो यहाँ पर टाइम हमारा पूरा हो चुका है, मिलेंगे कल। ठीक है, और कल हम एमसीक्यू ही देखेंगे। ठीक है, कल हम एमसीक्यू देखेंगे, सारे एमसीक्यू मैं आपके लिए लेकर आऊंगा अलग अलग चैप्टर से। ठीक है, मैं आपको कंबाइन एमसीक्यू कर लूंगा। ठीक है, कल हमारा थोड़ा सा सेशन बाकी है, कल हम सारे एमसीक्यू लेंगे। ठीक है, चलो बाय।